अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वर्ल्ड व्यूज़ में सिद्र अहमद की तरफ से खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और इस चैनल के ज़रिए यानी वर्ल्ड व्यूज़ के ज़रिए हम आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे और बात करते रहेंगे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर जो कि रिलेटेड होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और हमारे पूरे रीजन के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद मेरे तमाम वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के, पाकिस्तान स्टडीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ख़ास तौर पे ये उनके लिए है। लेकिन आप अगर इन तमाम बैकग्राउंड के हामिल नहीं हैं, उसके बावजूद भी अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहने और जो भी सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं उनको समझने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़े के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि आज से 4 रोज़ कबल कोयटा के करीब तकरीबन 60 किलोमीटर साउथ की साइड पे एक रिमोट माइन एरिया जो कानकोनों का, जहाँ पे मजदूरी चल रही थी, वहाँ से 11 मज़दूरों को बाकायदा अगवा किया गया, जिनमें से 11 को जो है वो किल किया गया, लेकिन उसमें से 4 को भी हेड किया गया, इनका सर कलम किया गया, ज़िबा किया गया। ये नहायत ही अफसोसनाक मौक़े तो है, लेकिन इसके साथ एक तशवीश की लहर भी समझदार हलकों में ज़रूर दौड़ गई है, क्योंकि इसका अगर हम मीडिया की रिवायती एक तरीके के एनालिसिस या फिर अब ये कह के सेंसेशनल न्यूज़ और रिपोर्ट्स से हट के अगर देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक तवील अरसे से टेररिज्म का निशाना रहा है। अब हम इस डिबेट में यकीनन नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत डिबेट्स भी हो चुकी हैं और इसका एक अनगिनत इसके ऊपर पर्सपेक्टिव्स हैं और इसके पीछे बहुत ऐसे शवाहिद हैं जिनको डिस्कस करना एक महदूद सी वीडियो में यकीनन नामुमकिन होगा। लेकिन मैं कुछ ही पीछे जाना चाहूँगी। नवंबर 2020 में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जिसमें शिरकत की थी, एक डोजियर प्रेजेंट किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, और इसके साथ ही बाबर इफ्तिखार, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, जो कि DG ISPR अपॉइंटेड है। इन दोनों अशख़ास ने मिलके जो अपनी प्रेजेंटेशन दी, या प्रेसर जो था वो शेयर किया, ये डोजियर शेयर किया, उसके अंदर तकरीबन जो मीडिया के साथ शेयर किया गया वो 8 पेजेस का एक बहुत ही कहते हैं कि खौफनाक किस्म की डिटेल्स उसके अंदर शामिल थी। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको समराइज़ कर देती हूँ, क्योंकि इसका लिंक बनता है अब आगे तमाम जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, और जो इंक्लूडिंग दिस वन जो कि हो चुका है। डोजियर के अंदर जो मौजूद तफसीलात हैं वो अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं, जिनको यूनाइटेड नेशंस के साथ भी शेयर किया गया है। और उन एविडेंसेस के मुताबिक इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, along with the cooperation of our neighboring countries from our western border, स्पेशली अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ से रॉ की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो दोबारा से एक्टिव की गई है। एंड बाय द वे इस रीजन के अंदर, यानी स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर वायलेंस और बदअमनी को पैदा करने के लिए तकरीबन इंडिया 22 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को, वायलेंस को और इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। इसमें से 19 बिलियन रुपीस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए एलोकेट किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंटेड इन द डोजियर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे टारगेट करना, और फिर बलूचिस्तान के अंदर से भी एक ऐसी कम्युनिटी को जिसकी एक हिस्ट्री रही है, एक सॉफ्ट टारगेट रहा है, एक वनरेबल कम्युनिटी शुरू से ही रही है। पाकिस्तान में आने से पहले भी अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं, हज़ारा कम्युनिटी जो कि बार बार टारगेट होती है इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और इस तरह के वायलेंस में, परसिक्यूशन में, तो हमें ये मालूम होता है कि जो हज़ारा कम्युनिटी है पाकिस्तान में 900 मिलियन की आबादी है। और इससे पहले ये, क्योंकि ये अफ़गान डिसेंट हैं और अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, हज़ारा जात जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, ये वहाँ से डिस्प्लेस होकर 1880 में आए हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान से इनकी मुसलसल हिजरत का सिलसिला जारी रहा है, क्योंकि इनके साथ अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो एक एथनिक डिस्क्रिमिनेशन और एथनिक वायलेंस का इनको शिकार बनाया जाता रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर भी इनके डेस्टिनी कोई ख़ास तब्दील नहीं हुई है, और फ्रीक्वेंटली इनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जहाँ पे बाकायदा महसूस ही होता है कि ख़ास एथनिक
बेस की वजह से या किसी ख़ास सेक्टेरियन रिलेशन की वजह से जो है इनको टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आप यकीनन इस बात को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब भी किसी मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जाती है, किसी ख़ास इंस्टेबिलिटी जो ऑलरेडी मौजूद हो उसको और हाइप करने के लिए और उनको और ज़्यादा एक कहें कि मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़ास तौर पे एक्सेलरेट किया जाता है। और इन एक्टिविटीज़ में वो कम्युनिटीज़ या वो सेक्शंस सोसाइटी के हमेशा हिट किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल हों या फिर बहुत ही ओपन हो, जिनके साथ जिनको जब वायलेंस का शिकार बनाया जाए तो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नोटिस करे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में जब भी एक रिएक्शन आता है इंटरनली तो इसको बहुत ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया जाता है कि कोई ख़ास सेक्ट के लोग हैं इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, तो फ़ौरन वहाँ पे सेक्टेरियन कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की जाती है, जो इस दफ़ा भी की गई। इसके साथ अगर किसी ख़ास ज़बान के बोलने वाले को टारगेट किया जाता है, जो कि अगर इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिनके एविडेंसेस भी मौजूद होते हैं, जैसे इस केस में भी हुआ है कि आईसिस ने जो है वो दाइश ने जो है इसका एक्सेप्ट किया है कि क्लेम किया है कि ये हमारी तरफ से किया गया है। तो इस तरह के वाक़यात को पॉलिटिकली अपनी पॉलिटिक्स को एक थोड़ी सी ज़िंदगी देने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मीडिया इस बारे में अगर बिल्कुल सेंसिबली इस तरह की जो भी इवेंट्स होते हैं उनको कवर ना करे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। सोशल मीडिया यूज़र के तौर पे हमें भी इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा चेक रखना चाहिए कि हम चीज़ों का बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर चीज़ों को सेंसेशनलाइज ना करें। एक बहुत बड़ा सान्या है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जिस पे यकीनन पूरे पाकिस्तान के लोग अफसरदा हैं और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, ना ही होना चाहिए मज़ीद। लेकिन हमें इस चीज़ को भी देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी इकनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कोशिश में लगा हुआ है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रीडिज़ाइन कर चुका है और जिस तरीके से हम एक दोबारा से रिवाइवल जिसको कहते हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रिवाइवल किसी तरीके से भी हमारे उन नेबर्स या फिर उन इंटरनेशनल एक्टर्स के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि जो पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं देखना चाहते हैं। बाय द वे दीज आर नॉट जस्ट जज्बाती जुमलास, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर जो एक सीपैक प्रोजेक्ट जो है, जो मेगा प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक बूम लेकर आ सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है हैवी। अगर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए तो भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज बहुत हद तक जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं। अदर देन दिस, पाकिस्तान के ओवरऑल जो इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, ये एक उसको भी एक सपोर्ट दे रहा होता है कि अगर मुल्क के अंदर बदअमनी हो रही है, मुल्क के अंदर यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि आपको महसूस होगा कि एकदम से एक चीज़ कोई है वो इरप्ट हो गई है, एकदम से एक चीज़ एक्टिवेटेड हो गई है जो कि नहीं थी। तो अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी अटैक हो रहे हैं, हमारे यहाँ पुलिस गर्दी भी चल रही है, हमारे यहाँ दहशत गर्दी भी चलना शुरू हो गई है और हमारे इसके साथ साथ हम पूरी अपोजिशन को भी मुत्तहद देख रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। न सिर्फ हुकूमत, जो कि ज़ाहिर हुकूमत है तो तनकीद करना शहरियों का फ़र्ज़ है, क्योंकि शहरियों की तरफ से लाई हुई हुकूमत होती तो वो उसको यकीनन क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर यही सारी तनकीद रियासती इदारों की तरफ होने लगे और न सिर्फ तनकीद होने लगे बल्कि खुलम खुला उनको चैलेंज किया जाने लगे और उनके अगेंस्ट बैरूनी मदद की धमकियाँ दी जाने लगे, तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो मेरा आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि हम थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। इस पूरे इवेंट को, ये इस पूरे सानहे को, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ तो ये है कि सानहे को हम न्यूट्रलाइज होकर ये सोचें कि ये किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास फ़िरके के ऊपर कोई अटैक नहीं है। ये एक टैक्टिक है जिसके ज़रिए आप उस मासूम कम्युनिटी को एक टूल बना के उसके बैक पे आप बहुत सारे अपने मकासद जो कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ये वही हासिल कर रही हैं क़ुव्वतें जो कि पाकिस्तान की लिए किसी तरीके से भी मुखलिस नहीं है। अब इसमें इंटरनल हमारे बहुत सारे एक्टर्स भी शामिल हैं और इंटरनेशनल तो हैं, रीजनल और इंटरनेशनल एक्टर्स तो शामिल हैं। तो पाकिस्तानी बाशूर अवाम के होते हुए हमें कम अज़ कम इन चीज़ों के ऊपर अब थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एहतजाज ज़रूर करें, आप अपनी
गम और गुस्से का इजहार भी ज़रूर करें। आप हुकूमत से सवाल करें, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल करें कि यह चौथा दिन है लेकिन अभी तक उनकी आमद नहीं हुई है कि वो जगह पे पहुँचते हैं, वाक़ई की जगह पे पहुँचते हैं, लोगों की दिलजोई करते हैं। उनके प्यारे वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम उनका दिल बड़ा हो सकता है कि उनका जो लीडर है, जो इस वक्त रूलर है, वो आके उनकी मिजाज पुरसी कर रहा है और उनके गम को मार रहा है। तो इस बारे में बिल्कुल आप सवाल करें और करना भी चाहिए, लेकिन इस पूरे वाक़े को पूरे बैकग्राउंड के साथ सोचें ज़रूर, और इसको किसी ख़ास फ़िरकावादियत, किसी ख़ास कम्युनिटी के ऊपर टारगेट को ना समझें, क्योंकि हमेशा, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा इस तरह के वाक़यात में किसी ख़ास सॉफ्ट टारगेट को चुना जाता है या बहुत ही सेंसिटिव साइट को चुना जाता है। आर्मी पब्लिक में अगर कोई सेक्टेरियन फैक्टर नहीं था जिसको टारगेट किया जा रहा था, तो वहाँ पर बच्चों को टारगेट करना या स्कूल के एक पूरे तकद्दुस को अगर पामाल किया गया, तो वो एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के लिए इससे बेहतर कोई टारगेट था ही नहीं। इसके साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ जितने भी आप मल्टीपल वाक़यात हुए हैं 2018, 19 और 20 के अंदर, और अब 21 में भी आप देख रहे हैं, तो आपको इसमें वो तमाम या तो सेंसिटिव साइट्स नज़र आएंगी जिनको जिनको हमला किया गया है, और इसके साथ ही वो सारी कम्युनिटीज़ या वो सारे लोग जो कि किसी तरीके से भी जिनका मुतासर होना इन वाक़यात से बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट होता है, और फिर कंट्री का एक इमेज जो है वो बहुत ही नेगेटिव जाता है, बिकॉज ये फील होता है कि शायद हम टेररिज्म के वॉर में सक्सेसफुल नहीं है, जो कि पाकिस्तान की कंटिन्यूस एक एफर्ट है जिसमें पाकिस्तान इसमें काम कर रहा है। सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और इनके ऊपर काम भी होता है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जितने दिनों में हम इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैड मल्टीपल अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म्स एंड पहले से पता था कि ऐसे वाक़यात होने वाले हैं, और इसीलिए अपोजिशन से भी कहा गया था कि वो अपने जल्सों को महदूद करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वार्निंग्स हैं कि इस तरह के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और मज़ीद हो सकती हैं। तो इस मौके पे सियासत करने से बेहतर है कि थोड़ा सा रैशनली सोचा जाए, एक कौम बन के सोचा जाए, और एक कौम आप इस सूरत में बन सकते हैं कि जब सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी हो, बजाय इसके कि अपनी ख़ास किसी कम्युनिटी, किसी ख़ास एथनिसिटी या किसी ख़ास पार्टी के बेस के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हमारे अपने मकसद पूरे हो जाते तो हमारे लिए काफ़ी है। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी पैगाम को पहुँचाने के लिए थी कि इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं, ना सिर्फ उनकी मजम्मत करें बल्कि उसके पीछे छुपे हुए दुश्मन के मकासद को भी समझें। और ये कोई कंस्पायरेसी नहीं है। एक चीज़ मैं लास्ट में बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी कि डोजियर के अंदर जो फैक्ट्स प्रेजेंटेड है, उसमें एक सेक्शन जो है वो मीडिया का भी है कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी अवाम को 10-15 सालों के अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट्स थ्रू थिंक टैंक्स, NGOs वगैरह के ज़रिए, सिविल सोसाइटी के ज़रिए ये चीज़ बावर कराई गई है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा ओपन है, लेकिन ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि ये नहीं चाहती है। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं, ये तमाम फैक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल भी हैं। तो बजाय इसके कि हम कंस्पायरेसी थ्योरीज का हिस्सा बने, हम फैक्ट्स को देखें, हम ये देखें एविडेंसेस क्या हैं और किस तरीके से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो दुश्मन के ही एजेंडे पे चलाने में दुश्मन कामयाब हो रहा है। सो इंशाल्लाह वी विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।